वहीं से आगे कंटिन्यू करना है। तो आप एक काम करो बच्चों, आप हेडिंग लिखो गॉस थ्योरम। अब हेडिंग लिखो, प्लीज राइट डाउन दैट हेडिंग बेटा, गॉस थ्योरम। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग बेटा, गॉस थ्योरम। देखिए गॉस थ्योरम क्या होता है उसे आप समझिएगा। गॉस थ्योरम कहता है कि कोई भी अगर क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, उससे जो फ्लक्स पास होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आप पहले लिख लो स्टेटमेंट, फिर मैं और समझा देता हूँ। प्लीज राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। बेटा मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही तुम लोग को? जस्ट टेल मी। समझ सिंह आवाज नहीं आ रही? ओके ओके बेटा, ओके दैट्स गुड। चलो तो वापस आते हैं डेफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, according to the Gauss theorem, flux through a closed surface, electric flux through a closed surface is equal to the is equal to the is equal to the 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times charge enclosed by the surface, charge enclosed by the surface। मतलब जैसे कोई क्लोज सरफेस है ऐसे, और इसके अंदर अगर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, वो होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब है कि इसके अंदर में जो चार्ज रखा हुआ है, दैट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब समझ रहे हो ना, जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है, दैट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये थ्योरम है, ये आप कह दीजिए कि डेफिनेशन है। आप यहां पर एक चीज देखिए, ये जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट जो है ना बहुत सिंपल सा है। इसका जो स्टेटमेंट है ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें कोई ऐसी कोई खास मुश्किल आपको लगनी नहीं चाहिए। लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है ना बच्चे, ये बहुत वाइड है। ऑनेस्टली मैं बोलूं तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है। और हमें इसी चीज को समझना है। गॉस थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं बेटा। हमें क्या करना है, इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले एक छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे आप समझिएगा जरा यहाँ पे। जैसे ध्यान देना बेटा जरा, यही चीज ऐसे होता, ये अंदर Q1 है और ये बाहर Q2 है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखते? इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखते हम लोग? बताओ भाई।
ये आ जाएगा चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा चार्ज इनक्लोज बाई दी एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बेटा? ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है बेटा, आई होप ये बात समझ आती है। ओके, Q2 नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि Q2 बाहर है। अगर आप देखो तो Q2 बाहर है, तो Q2 नहीं लेंगे हम लोग। क्लियर हो गया बच्चों? Q2 बाहर है, इस वजह से Q2 हम नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 बाहर है इसलिए हम फ्लक्स में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब मेरे को बताओ, इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या गॉस थ्योरम क्या लगाना चाहिए हमें? बताओ जरा इसको। चार्ज इनक्लोज चेक करो जरा। चार्ज इनक्लोज कितना है बेटा? Q1 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया बच्चों? तो अब उम्मीद करता हूं तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना आ गया। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। इसके एप्लीकेशंस बहुत काम के हैं और अपने को काफी सारे पढ़ने भी हैं। इसके मेनली दो एप्लीकेशन होते हैं। एक होता है फ्लक्स का कैलकुलेशन, जो कि मैं भी थोड़ा बहुत बता भी रहा था, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। There are the two kinds of application we have to use. One is that to find out the electric flux by using Gauss theorem, and second one is to find the electric field by using Gauss theorem. तो लिखो जरा applications of Gauss theorem लिखो। चलो आप लोग हेडिंग लिखो जरा, applications of Gauss theorem। बेटा प्लीज राइट डाउन दैट हेडिंग, applications of Gauss theorem। प्लीज राइट डाउन दैट हेडिंग बेटा, applications of Gauss theorem। और उसमें आपको मेनली दो एप्लीकेशन पढ़ने हैं। तो पहला एप्लीकेशन भी लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग गॉस थ्योरम। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। अब देखिए, गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे सही बताऊं तो अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन कर भी लिए हमने एक तरीके से। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, तो मैं आंसर करना, और जैसा भी थोड़ी देर पहले किया तो वैसे ही आंसर करना है। जैसे ये एक क्यूब है बेटा, दिस इज अ क्यूब, और इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। ध्यान देना, ये क्यूब है और इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, और आपसे कहता है कि इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ। इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ। ऑलमोस्ट मेरे को इमीडिएटली 50 से 60 लोगों ने आंसर दिया है, अभी 50 to 60 लोगों ने, और बिल्कुल सही है। दैट इज, फ्लक्स क्या होगा टोटल? चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने आंसर दे दिया इसको, और होना भी चाहिए। टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा? चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पहला सवाल था। अब इसका दूसरा सवाल देखो, जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और जरा दूसरा क्वेश्चन देखना। ये एक स्क्वायर प्लेट है, आई रिपीट, ये एक स्क्वायर प्लेट है। दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, और ये सेंटर से a/2 की दूरी पे, बेटा ये स्क्वायर प्लेट है। ये देखो बिल्कुल ऐसी कहानी है, देखो मैं बताता हूँ। ये जैसे मेरा मोबाइल फोन है, ये एक स्क्वायर प्लेट है,
और सेंटर से a/2 दूरी, ये स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड लेंथ a है, और सेंटर से a/2 दूरी पर, समझ गए, सेंटर से a/2 दूरी पे एक चार्ज q रखा हुआ है, और क्वेश्चन पूछता है कि इस चार्ज की वजह से इससे पास होने वाला, इस स्क्वायर प्लेट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है? तो काफी लोगों ने मुझे आंसर सही दे दिया है फिर से। और आंसर है, बता दो क्या भाई आंसर, q/6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर है q/6 एप्सिलॉन नॉट, जो इसका आंसर है q/6 एप्सिलॉन नॉट। और जानते हो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जो बराबर है ना वो ये मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन जो एग्जैक्टली ये है कि ये चार्ज है और इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालो। बस मैंने इसमें एक सरफेस बनाई है, यहाँ पे अच्छा सरफेस थी। ये जो क्वेश्चन है ये इक्विवेलेंट है कि हम क्या क्वेश्चन पूछे कि इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। आप सोच लो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब एक तरीके से ये मान लो कि ऐसे, ध्यान देना बेटा जरा, ऐसे तुमने क्यूब बना दिया, ठीक है, और ये एक सरफेस है, मतलब ये इमेजिनरी क्यूब हमने बनाया है। और ये बेसिकली सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि एक तरीके से जैसे ये बार रखा था ना, मैंने पहला वाला सवाल किया था इसमें टोटल फ्लक्स पूछा था, बट ये जो सिस्टम रखा था उसमें है मतलब कि इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे कितना फ्लक्स पास करेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? बस मैंने यही किया था कि पूरा 6 फेजेस ना बना करके एक फेज बना दिया था। तो इसके लिए क्या करोगे बताओ जरा, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, सिमेट्री थोड़ी सी यूज कर लो, थोड़ी सी सिमेट्री यूज कर लो। मैं ये कहूंगा कि बेटा ये जो इन ये जो क्यूब था इससे टोटल पास होने वाला फ्लक्स कितना था, q/ε0 टोटल फ्लक्स। अब इसमें टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा था उसमें 6 सरफेस थी, 6 फेस थे, 1 2 3 4 5 6, पता है ना क्यूब में 6 सरफेस होते, 6 फेज होते हैं। और तुमसे किसी एक फेज से सवाल पूछे कि भाई एक फेज से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो क्योंकि सेंटर पे रखा है, ये भी सेंटर था, ये देखो जरा ध्यान से देखो, मैंने a/2 बोला था, a/2 क्या हो गया, सेंटर ही हो गया। तो एक से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, q/6 एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हो भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई है? लिख लो इसको बेटा जिससे नहीं हुआ था। शिवेन माथुर बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो उल्टे लटक जाओगे उस क्वेश्चन में। ये क्या करो बेटा, समझ गए हो मेरी बात? तो तुम्हारा कंसेप्ट गलत नहीं है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, मतलब कंसेप्ट वाइज तुमने गलत नहीं सोचा, बट जब तुम सॉल्व करने जाओगे ना तो इंटीग्रेशन बहुत टेढ़ा बनेगा, एंड वो मुश्किल देगा तुम्हें बच्चे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उम्मीद करता हूँ भाई ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन वैसे मुझे पूरा उम्मीद है कि सब लोग कर देंगे। ये हॉलो हेमिस्फीयर है, दिस इज द हॉलो हेमिस्फीयर, और सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू, सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू। क्वेश्चन है कि इस हेमिस्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ। गलत मत करना भी, अब तो समझ आ गया होगा।
आंसर है Q/2 ε0। मेजोरिटी ने आंसर सही दिया, वैसे मतलब काफी लोगों ने आंसर सही दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है बच्चों? क्वेश्चन था कि सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा छोटा बन गया है बट सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इस सरफेस से, इस हेमिस्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए गॉस थ्योरम यूज करेंगे। गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज्ड सरफेस पे ही लगता है, इस पे हम गॉस थ्योरम अभी नहीं लगा सकते, क्लोज्ड सरफेस पे ही लगता है। तो हम जानबूझ के क्या करेंगे, इस हेमिस्फीयर को स्फीयर में बना लेंगे, मतलब ऊपर एक हेमिस्फीयर, नीचे एक हेमिस्फीयर। और जब ये कंप्लीट स्फीयर होगा तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा Q/ε0। इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। अब क्या सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि जो भी चार्ज है, जो भी ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, आधा फ्लक्स ऊपर वाले हेमिस्फीयर से जाएगा, आधा फ्लक्स नीचे वाले से जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल फ्लक्स तुम्हारा ये आया है तो आधा आधा क्या हो जाएगा, और यही आंसर होना चाहिए जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था। तो बच्चों ये बताओ, क्या ये बात क्लियर हुई क्या तुम लोगों को, ये बताओ मेरे को यहाँ से। दैट्स वेरी गुड। एक और अच्छा सवाल लेते हैं। इसमें बेटा बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, मैं तुम्हें जस्ट बिगिनिंग है तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और इसमें क्वेश्चंस अच्छे बनाए जाते हैं। अगला सवाल जो मैं लेने जा रहा हूँ वो भी एक ठीक ठाक सवाल है, और थोड़ी मेहनत लगेगी उसमें। देखना जरा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक चार्ज क्यू है, ठीक है, ये चार्ज क्यू है, तुमसे ये बोलता है कि ये जो चार्ज है ये क्यूब के वर्टेक्स पे इस तरीके से रखा है। क्वेश्चन है कि इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो, इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अभिजीत चौधरी, मैंने इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स पूछा है, ध्यान रखना। इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स निकालो। वैसे बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया। आंसर इज Q/8 ε0। आंसर इज Q/8 ε0। अच्छा, कोई मुझे ये बताओ कि क्या सॉलिड वॉलिड का कंसेप्ट लगा दिया है कि कुछ ऑब्जर्वेशन किया है? कौन बताएगा? लक्षित तुम बताओ, तुमने आंसर दिया है ना। ओके, 7 क्यूब और लगा दिया, ठीक है। बिल्कुल सही है। आंसर जो इन्होंने दिया है ना बेटा, बेटा देख लो, जैसे नहीं भी हुआ है कोई बात नहीं, आंसर है इसका Q/8 ε0। और उसका रीजन बड़ा सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, देखना बेटा, ऑब्जर्वेशन है, यहाँ बनाना बहुत टेढ़ा काम है। मैं इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम में बाद में बना दूंगा, बट पहले सुन लो। यहाँ पर क्या किया, ये क्यूब है ना, इसके बगल में एक क्यूब रखा, 2 क्यूब हो गए, और 2 सामने में रखे, 4 क्यूब हो गए। इस 4 क्यूब में क्या होगा, ये हिस्सा होगा,
और जैसे 4 क्यूब नीचे है वैसे एग्जैक्टली 4 क्यूब ऊपर रख दिए। तो ये जानते हो कैसी कहानी बनेगी? मैं बनाता हूँ जरा डायग्राम। ये तुम ऐसे समझ लो, अरे यार बनाना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब एक मिनट। ये जो सिस्टम बनेगा ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये जैसे साइड लेंथ ए है, मैंने क्या बोला मैं बताता हूँ। इसके बगल में एक क्यूब रखा, दो हो गए, दो इसके सामने रखे, तो ये बेसिकली क्या हो गया, चार ऐसे क्यूब ये बीच में रखा हुआ है, और चार के जस्ट ऊपर चार और रख दिए। तो ये बेसिकली जो चार्ज होगा एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाएगा फिर से। बस फर्क इतना होगा कि जो नया सिस्टम बनेगा वो एक बड़ा क्यूब होगा जिसकी साइड लेंथ 2a होगी। वो जो चार्ज आ जाएगा वो एक सेंटर पे आ जाएगा, और बड़े से क्यूब के सेंटर पे आएगा जिसकी साइड लेंथ 2a होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और इसके बाद अब तुम देख लो ना बेटा, टोटल 8 क्यूब हैं और एक जैसी कंडीशन में रखे हुए हैं। तो इस पूरे पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और मैं सिमेट्री से ये बात बोलूंगा कि सभी आठों के आठों क्यूब से आइडेंटिकल फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि सबके लिए वो यहीं पर है आइडेंटिकल सिचुएशन पे। तो किसी एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? और ये इसका सॉल्यूशन है। बेटा क्लियर हो गया ये? और ये अच्छे ऑब्जर्वेशंस होते हैं बच्चों, ठीक है, ये अच्छे ऑब्जर्वेशंस होते हैं और आपको धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लो। ये क्यूब है, जैसे बिल्कुल यार बच्चों मेरे पास क्यूब के लिए, रुको ना एक मिनट, डू आई हैव वन मोर थिंग, एक मिनट बस मुझे दो, आई एम सर्चिंग अ थिंग। जैसे कि हाँ, एक डस्टर मिल गया मुझे, एक मिनट बेटा। बस मैं वही सोच रहा था, जैसे यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये देख लो, ये डस्टर है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है ना। फिर मैंने बगल में ऐसे एक डस्टर रख दिया, दो हो गए, दो हो गए यहाँ पे चार्ज, दो और इधर रख दिया, दो आगे और रख दिए, तो बिल्कुल ये बीच में हो गया। और इसके ऊपर चार और डस्टर रख दिए, एग्जैक्टली क्या हो गया, एक बड़ा सा क्यूब बन गया जिसकी साइड लेंथ 2a है, 2a। अगर एक का ए था तो 2a। और वो जो चार्ज होगा एग्जैक्टली किसके होगा, इस पूरे सिस्टम के सेंटर पे होगा। मेरी बात क्लियर हुई क्या बच्चों यहाँ से? और फिर यही चीज मैं कह रहा था कि भाई टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरा वो क्लोज सरफेस के अंदर आ गया, तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और सबसे इक्वल अमाउंट में फ्लक्स पास करेगा सिमेट्री की वजह से। जब इक्वल अमाउंट में फ्लक्स पास करेगा सिमेट्री की वजह से, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि सबसे आधा, मतलब इक्वली डिवाइड हो गया, मतलब 8 पार्ट से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1/8। इसीलिए आंसर दिया, ठीक है। इसमें एक चीज और है, उम्मीद करता हूँ पिछला वाला क्लियर हो गया। इसमें एक चीज और है जो मेरे को आंसर मुझे पूछनी है आप लोगों से। इसमें एक सवाल और पूछता है, जैसे ये चार्ज है, ये चार्ज है, और आपसे पूछता कि इस वाली सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो, मैंने डायग्राम नहीं बदला है बच्चे। क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज की वजह से सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालो। बेटा सोच के आंसर देना, मैं वेट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बच्चों ये बढ़िया सवाल है।
और ऑलमोस्ट आधा सोल्यूशन हम कर चुके हैं, आधा क्या ऑलमोस्ट पूरा ही सोल्यूशन कर चुके हैं। आंसर है Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। आंसर है Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। और आंसर Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट ही है। सोच लो मैंने ऐसा क्यों कहा है भाई। आंसर है Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। और इसको समझाने के लिए मैं फिर से वही सिस्टम लेता हूँ। यहाँ पर चार्ज है ना, और तुम्हें पता है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ से इस क्यूब से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तुमने निकाला है। वो कितना है? Q/8 एप्सिलॉन नॉट है। अब जरा देखो, जो ये चार्ज यहाँ पर था, इस चार्ज की वजह से इस वाली सरफेस से फ्लक्स नहीं पास हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल निकल जाएंगी। ये है, इस वाली सरफेस से भी ये जो इसके कांटेक्ट में, ये भी पैरेलल निकल जाएंगी और यहाँ से भी पैरेलल निकल जाएंगी। जो भी फ्लक्स पास करेगा, जो जिनके साथ कांटेक्ट में था, जो सरफेसेस इस चार्ज के साथ कांटेक्ट में थी, उससे पास होने वाली फ्लक्स जीरो होगी, क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर सकती, कट नहीं कर सकती। तो जो भी फील्ड लाइन पास करेगी, एक तो इस सरफेस से पास करेगी, एक नीचे वाली सरफेस से पास करेगी, एक, दो, और कौन सी सरफेस है भाई? क्यों भाई? एक, दो, तीन, इनसे तो जीरो हो गई। अब कौन कौन सी बची? एक ये बची है, और एक नीचे वाली बची है, और एक ये पीछे वाली बची है। तीनों से फ्लक्स पास करेगा, जो भी टोटल फ्लक्स होगा। और मैं बना रहा हूँ ना बेटा, ये हो गया, इससे पास करेगा, एक नीचे वाले से पास करेगा, एक इस वाले से पास करेगा, और टोटल फ्लक्स इतना है। और क्या तुम सिमेट्री से देख सकते हो कि यहां से ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई तीनों में बराबर बराबर बटेगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा? एक तिहाई, वन थर्ड। इसका भी क्या आ जाएगा? वन थर्ड। बिल्कुल सही है हर्ष हुड्डा, तुमने सही बताया। अब आप सोच लो क्या आंसर किया है, और आप देख लो बच्चे कैसे इसको डील कर रहे हैं। ये चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे हिस्से में हम यही बात कर रहे हैं। बेटा मैंने बस ये बोला कि इस क्यूब से Q/8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास कर रहा है, तो इस चार्ज की वजह से 1 2 3 इन तीन सरफेस से ही फ्लक्स पास करेगा, और बराबर बराबर करेगा। इसलिए मैंने वन थर्ड कर दिया है किसी एक सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए। और बराबर इसलिए होगा क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सबकी पोजीशन एक जैसी है चार्ज के रिस्पेक्ट में। हाँ 8 से भी कर सकते हो शिवन मात्र, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 8 से भी कर सकते थे। ठीक है, हाँ कर सकते थे, बड़े वाले से भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया। अब देखो जरा, यहाँ पर मुझे एक चीज पढ़ानी, बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। मुझे अगला हिस्सा पढ़ाना है। अगला हिस्सा पता है कौन? बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। वैसे तुम यहाँ पे देखो, गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़े आसानी से निकाला है। और ये अच्छा पार्ट है, क्योंकि अगर आप सब में इंटीग्रेशन करने बैठते हैं ना बच्चे, तो बहुत मेहनत लग जाती है।
अगर तुम सब में इंटीग्रेशन करने बैठ जाते ना तो बड़ी मेहनत वाले सवाल हैं। ठीक है, आसान नहीं है। अब यहाँ पर मुझे बेटा शीट से एक दो क्वेश्चंस लेने हैं, और देखिएगा। शीट निकालो जरा सभी लोग, शीट निकालो बच्चों जरा। सबसे पहले तुम लोग करो इलिस्ट्रेशन 21, सॉल्व इलिस्ट्रेशन 21। सॉल्व इलिस्ट्रेशन 21। अरे भाई सबसे हो जाना चाहिए, गलत मत कर देना। सॉल्व इलिस्ट्रेशन 21। नितिन अरोरा बेटा फिर मैसेज करना तुम पाठशाला ग्रुप में। आई कांट हेल्प इट राइट नो, काफी दिनों पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। सभी लोग आंसर निकालो बच्चे। अरे भाई बताया था ना, ई डॉट ए कर दो, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दे रखा है ना, और एक्स वाई प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर क्या लिखोगे? एरिया निकाल लेना, एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होगा, के कैप होगा। किसी को पूछना हो तो भाई पूछ लेना, मेरे बताने की इच्छा बिल्कुल नहीं है वैसे, क्योंकि ये घटिया सवाल है। ई डॉट ए बस इतना करना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 20 करना है इसके बाद, इलिस्ट्रेशन नंबर 20। इस सवाल के बाद बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 20 करिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन के बाद बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 20 करिएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 20 बेटा करिएगा इसके बाद। इलिस्ट्रेशन 20 एक स्टेप अच्छा है, बट हाँ निकलने वाला सवाल है, फिर भी कोशिश करके देखो, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है भाई, हर्ष लोहिया, अच्छा किया तुमने फिर। किसी को पूछना है तो भाई पूछ लेना, मैं बता दूंगा। कोई
कोई नहीं, हमेशा चैट बॉक्स पाठशाला पे ही चैट करो बेटा, मैं हमेशा यही नाम डालता हूँ उसमें। चलो देखो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है, इसको वैसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, देखना जरा। जैसे ये है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपसे कहता है कर्व सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालो। यही तो बोला है शायद उसने। आपसे कहता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेंट्रल एक्सिस ऑफ द हेमिस्फीयर रेडियस आर एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। ये मेंशन करना चाहिए था सॉलिड है कि हॉलो है, क्योंकि सॉलिड और हॉलो होने की वजह से आंसर में फर्क पड़ जाता है। वैसे ये हॉलो हेमिस्फीयर है, ध्यान रखना, खोखला, ठीक है। ये तो आंसर फर्क पड़ेगा। तो आंसर मतलब समझ रहे हो बच्चों, ये हॉलो मेंशन होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये चीज मेंशन होनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये हॉलो मेंशन होना चाहिए क्योंकि आंसर फिर बदल जाएगा, नहीं तो अगर हॉलो है तो अलग आंसर है, सॉलिड है तो अलग आंसर है, ठीक है। अब देखिए, इसके सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि ठीक है, तुम याद करो, एक क्या कहते हैं, कंसेप्ट होता है कि नंबर ऑफ लाइंस वाला, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, ठीक है। यहां पर अगर हम डिस्कशन करें तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, जो फील्ड लाइंस इतने एरिया से एंटर करेंगी, सुनना मेरी बात, जो फील्ड लाइंस इतने एरिया से एंटर करेंगी वही तो क्या करेंगी, बाहर निकलेंगी। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे बेटा, मैं इतने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दूंगा, और मैं कहूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से होगा, जो लाइंस यहां से एंटर करेंगी वही लाइंस इस कर्व्ड सरफेस से भी निकलेंगी। तो मेरी नजर में या मेरे हिसाब से यहाँ से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वही टोटल फ्लक्स, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस से भी पास करेगा, और वो क्या लिखेंगे, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया समझ आ रहा है। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस। तो मैं कह रहा हूँ जो लाइंस यहाँ से एंटर करेंगी वही तो स्कर्ट सरफेस से बाहर निकल सकती है। मेरी बात समझ रहे हो। तो यहां से, ठीक है, क्या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो जितनी लाइंस नीचे वाले क्रॉस सेक्शन से पास करेंगी वही टोटल फ्लक्स होगा, और यही आंसर होना चाहिए। क्लियर होती है मेरी बात बेटा, जिसने पूछा था देख लो। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्योंकि, और वो इलिस्ट्रेशन नंबर 22, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। जब भी मैं बोलता हूँ ना बेटा एनसीईआरटी, देखो उसे लिख लिया करो क्योंकि वो क्वेश्चंस वहीं से उठा के दिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखा करो इस चीज का। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में एज इट इज ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इलिस्ट्रेशन 22 करो, और अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इलिस्ट्रेशन 22।
बेटा इसमें हमें टोटल फ्लक्स निकालना था, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी ने पूछा है टोटल फ्लक्स निकालना था, तो मैंने कहा इतने एरिया से जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही लाइंस यहाँ से निकलेंगी। तो मेरे कहना था कि जितना फ्लक्स यहाँ से एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से पास करेगा, तो मैंने यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स निकाल दिया, दैट शुड बी E into pi r square। फ्लो, ये तुमने इलस्ट्रेशन 22 कर दिया है क्या? हाँ, लक्षित तुम भी। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो दैट्स वेरी गुड। देखो बच्चों, मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को और आप देखिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है ये, कंसेप्ट वाइज भी अच्छा है। और देखिए आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए प्लस बी एक्स आई कैप है। अब देखना बेटा, डायग्राम मेरा कितना अच्छा बनेगा वो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, उम्मीद करता हूँ सही बन जाए। थोड़ा बन गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है बेटा, जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और ये लिखता है ए प्लस बी एक्स आई कैप, ठीक है। और इस क्यूब का कुछ दे रखा है क्या, एरिया लेंथ वेंथ दिया है क्या? इस क्यूब का साइड लेंथ कुछ दे रखा है क्या? एल है, हाँ ठीक है ना। देखो जरा, अब मेहनत है थोड़ी सी, देखो यहाँ पे 6 सर्फेसेस, इस क्यूब में 6 सर्फेस होंगी, और एरिया का डायरेक्शन तुम याद करो, नॉर्मली आउटवर्ड। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बस वो देख लेना तुम। ये जो एरिया है ये ऐसे होगा, ये जो एरिया है ये ऐसे होगा, और बाकियों के लिए जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, इधर से है ना, डायरेक्शन एक्स एक्सिस है। अब इस वाले एरिया को देखो, इस वाले एरिया के लिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होगा 90, फ्लक्स 0। इसके लिए देखो, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड बताया था, क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो ये इधर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इधर, और एरिया वेक्टर इधर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, एंगल 90। सेम चीज नीचे वाले के लिए, और सेम चीज इधर मेरी तरफ जो आएगा एरिया वेक्टर, सबकी वजह से 0, क्योंकि एंगल 90। बचेगा कौन, ये वाला और ये वाला। इसके लिए एरिया वेक्टर इधर है, और इसके लिए एरिया वेक्टर इधर है। पहले ये बताओ, ये एरिया वेक्टर का एनालिसिस थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहली चीज तो बेटा एरिया वेक्टर ही अपने को बात करनी थी, और उसके बाद फिर बात करते हैं यहां से। सबसे पहले इस सरफेस को देखो, इस सरफेस को, इस पूरे सरफेस के लिए क्या मैं कह सकता हूं, एक्स की वैल्यू 0 होगी, और फ्लक्स जो होगा ना, वो होगा इससे पास होने वाला फ्लक्स, वो होगा ई निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 0 डालो, इनटू एरिया। एरिया जानते हो क्या लिखोगे, एल स्क्वायर,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, cos 180। मैंने cos 180 क्यों लिखा, ये बहुत जानने वाली बात है डायरेक्शन की वजह से। अब आते हैं इस वाले सरफेस पे। बेटा इसके लिए जो x है ना, इस पूरे सरफेस के लिए x की वैल्यू l है, तो इस पूरे सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा a प्लस बी इंटू एल। बेटा ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, क्यों? क्योंकि इस पूरे सरफेस पे x कोऑर्डिनेट l के बराबर होगा, और इसका एरिया होगा l स्क्वायर cos 0, और यहां से तुमको फ्लक्स मिल जाएगा al स्क्वायर। तो मतलब मेरे हिसाब से ये जो फ्लक्स आने वाला है वो आएगा bl क्यूब, ये आ जाएगा bl क्यूब। क्या कहते हो? फ्लक्स की वैल्यू देखो बेटा जरा, ये आएगा bl क्यूब। क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों? स्पेशली जिनसे नहीं निकला था बच्चों, स्पेशली जिनसे नहीं हो पाया था वो बच्चे देखें जरा। एक तो तुमसे फ्लक्स पूछा था, ठीक है, एक तो बच्चों तुमसे फ्लक्स की वैल्यू पूछी थी जो हमने निकाल ली, और उसके बाद तुमसे पूछा था चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज्ड कैसे निकालोगे? उसका तरीका होता है कि ये जो फाई है ना, फाई को तुम लिख दो चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई को क्या लिख दो? चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ आती है बच्चों? चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। निकाल लो आंसर। देखो बेटा इसमें एक बात तो ये जो है ना, मुझसे किसी ने बच्चे ने पूछा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे लिखा। पहले सरफेस के लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, वाई जेड प्लेन पे है, तो एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो रखी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए आ गया। ए, और डायरेक्शन ये थी, और एरिया कितना है एल स्क्वायर कॉस 180, क्योंकि एंगल 180 है। बेटा तुम ये देखो ना, इसके पैरेलल में रखा हुआ है, इसके पैरेलल में, और इनके बीच की दूरी कितनी है एल, तो इस पूरे सरफेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट एल होगा, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स की वैल्यू एल रख दी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। उसके बाद एरिया से मल्टीप्लाई किया और इनटू कॉस जीरो। कॉस जीरो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, ऑब्वियसली यहां से आपको कॉस जीरो मिल जाएगा। तनिष तुम क्या कह रहे हो समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हारा ना सवाल ना तुम्हारा स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसे सही से इंटरप्रेट करो। बच्चों ये बात क्लियर हो गई सभी को? अब ये बताओ, अब यहां से देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अभी तक हम लोगों ने पहला हिस्सा ही किया है। हम लोगों ने गॉस थ्योरम में दो एप्लीकेशन पढ़ने थे। एक पहला हिस्सा हमने कंप्लीट किया है, विच इज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना बाय यूजिंग गॉस थ्योरम।
अगला हिस्सा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला हिस्सा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं हम लोग बच्चों, सेकंड एप्लीकेशन पे, और लिख लो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड by using Gauss theorem, by using Gauss theorem, calculation of electric field by using Gauss theorem। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं शुरुआत में ही, हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो गॉस थ्योरम का यूज करके, ऐसा नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं कि गॉस थ्योरम का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, इट डजंट मीन दैट यू कैन कैलकुलेट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस एप्लीकेशन का यूज करके कुछ लिमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक कॉमन सी बात बोलूं तो एक लाइन लिखना, प्लीज राइट डाउन द लाइन, एक लाइन लिखिएगा, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, by using Gauss theorem we can calculate electric field, we can calculate electric field for symmetrically charged systems, for symmetrically charged system, symmetrically charged system। मतलब इतना तो तुम समझ जाओ बच्चों की किसी के लिए भी निकालना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम किसी के लिए भी निकाल दो, ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, सिमेट्रिकली चार्ज सिस्टम के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसके बारे में धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक एल्गोरिथम बताता हूँ, स्टेप्स बताता हूँ आपको, और उन स्टेप्स को यूज करके फिर हम अलग अलग सिस्टम के लिए फील्ड निकालेंगे। ये जो हिस्सा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शायद लास्ट टाइम पे बोला था, ये गॉस थ्योरम वाला हिस्सा बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम शुरुआत करें, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं ना, उसका तरीका क्या होता है, हम कोई भी एक सरफेस लेते हैं, और क्योंकि हमें गॉस थ्योरम लगाना है तो हमें जानबूझ करके क्लोज्ड सरफेस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लोज्ड सरफेस कैसे होगा कैसे नहीं होगा धीरे धीरे हम समझेंगे, लेकिन हाँ, जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे हम क्लोज्ड सरफेस एक बनाएंगे, और उस क्लोज्ड सरफेस से, या उस सरफेस से कहना चाहिए, उस सरफेस से हम समहाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है अपना, E इंटू एरिया, E इंटू एरिया। ठीक है, कॉस थीटा भी लिख सकते हो बेटा, ये इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट है। अब उस सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, और उसी सरफेस से हम
इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि एक ही सरफेस से तुमने दो अलग अलग तरीकों से फ्लक्स निकाला है, तो भाई फ्लक्स तो सेम ही रहेगा ना, तरीका अलग हो सकता है लेकिन जो एक्चुअल कंसेप्ट है फ्लक्स का वो तो सेम ही रहेगा। तो एक बार हमने इंटीग्रेट करके निकाला, एक बार हमने गॉस थ्योरम यूज करके निकाला। अब क्योंकि एक ही सरफेस से तुम फ्लक्स दो तरीके से निकाल रहे हो लेकिन वैल्यू तो सेम होगी, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को यूज करके जो फ्लक्स निकालते हैं उसको इक्वेट कर देते हैं। अगर आप देखो तो हम क्या कर देते हैं बेटा, इक्वेट कर देते हैं। और अब तुम देखो ये जो इक्वेट किया है हमने, यहां से हम ई की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई ये सारी वैल्यूज उठा कर नीचे ले जाओ, तुम्हें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जनरल तरीका है जो मैंने तुम्हें बताया, आप इसे नोट कर लो। फिर मैं शुरुआत करता हूँ, शुरुआत मैं करूंगा पॉइंट 4 से। नोट कर लो जल्दी से भाई, फिर बताओ नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़ा जाए भाई फिर, नोट कर लिया सभी ने, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। अब ये देखो जो मैंने कहानी सुनाई है ना, ये एक जनरल बात है। अभी थोड़ा क्वेश्चन एक अगला हिस्सा लूंगा तो और तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, इसीलिए मैं आसान वाला हिस्सा पहले ले रहा हूँ। आप हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। प्लीज राइट डाउन दैट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की। अब देखिएगा यहाँ पे, ये चार्ज है पॉइंट चार्ज, और इसकी वजह से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि यहाँ से आर दूरी पर है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। वैसे तुमको फॉर्मूला तो पता है कि क्यू बाई आर, वही मैं फिर से प्रूफ करूंगा, ठीक है। सबसे पहले जब भी तुम्हें ऐसी सिचुएशन दी जाती है, तुम्हें ये है ना, फील्ड लाइन पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं उस चार्ज सिस्टम की। तो तुमको पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना कैसी होती हैं, क्यों भाई, ये तो तुम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज के लिए कैसी होती है, बाकी के लिए भले ना बताओ। फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, ये तो मैंने तुम्हें सिखाया था। फील्ड लाइंस तुम्हारे लिए ऐसे निकलती हैं, ये देखो ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है। अब आप देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, ये फील्ड लाइंस आपको मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस बनाना है। क्लोज्ड सरफेस इसलिए बनाना है क्योंकि हमें गॉस थ्योरम भी लगाना है। इमेजिनरी ऐसा एक्चुअल में तो नहीं है, लेकिन हमें एज्यूम करना है कि ऐसा बनाना है जैसे कि हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सके। यहाँ पर जो वो इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है, इस केस में तो मैंने जो लिया है ना, वो एक स्फीयर लिया है जिसका सेंटर यहाँ पर होगा। और इस इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस का एक नाम होता है, गॉसियन सरफेस। एक्चुअल में ये सरफेस थी नहीं, ये हमने एज्यूम किया है कि ये एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस हम ले रहे हैं। ये इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर मैंने जानबूझ करके क्यों ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लिया, या एक ऐसा स्फीयर लिया है जो कि चार्ज उसके सेंटर पर है। उसका रीजन अभी आपको समझाता हूं मैं। आप जरा याद करो,
मैंने कहा था हम इस सरफेस से दो अलग अलग तरीके से फ्लक्स निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे। गॉस थ्योरम से यहाँ फ्लक्स निकालना बहुत आसान है। गॉस थ्योरम से यहाँ फ्लक्स निकालना बहुत आसान है। वो क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? EDA cos थीटा। क्यों, क्या कहते हो भाई? ये होगा EDA cos थीटा। यही होगा EDA cos थीटा। अब यहां पर देखना बच्चों, डीए मैं लेता हूं सबसे पहले, डिफरेंशियल एरिया कोई भी ले लो, यही ले लिया डिफरेंशियल एरिया, यहां ले लो या यहां ले लो, कहीं पर भी ले लो। डिफरेंशियल एरिया तुम कहीं पर भी ले लो। सुंदर है ना जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां पर है और डीए वेक्टर भी यहां पर है। भाई फील्ड लाइंस नॉर्मली निकलती है ना, कहीं पे भी ले लो यार बच्चे, यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, कहीं भी ले लो। क्या मैं कह सकता हूँ ई ए और डी के बीच का एंगल कितना होगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ई डी ए, और मैं क्या लिख दूं इसको? cos 0 लिख सकता हूँ। और क्योंकि आर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। क्योंकि आर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। इसको लिया बाहर, cos 0 हुआ 1, और डीए चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब तुम इसको देखो, ई बेटा ये जो डीए का इंटीग्रेशन करोगे ना, ये मैंने तुम लोग को जब फ्लक्स पढ़ाया था ना, ये लाइन नहीं बताई थी। एक्चुअली ये जो फ्लक्स होता है, ये हमेशा जब भी हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं पूरे का पूरा एक सरफेस के ऊपर करते हैं। मैं भी इसको लिख दूंगा, मतलब ये जो सिंबल बना देते हैं ना, मैंने वहां पे सीधे सीधे ई डॉट डी ए लिख दिया था, एक्चुअली वो अधूरा था। एक्चुअल में होता है जो फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ऐसे ऐसे बस एक लाइन ऐसे। अपने पढ़ने पढ़ाने में कोई फर्क नहीं है, बस नाम का अंतर है। बस ऐसे एक गोला बना देना, इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल का बस मतलब ये होता है कि ये इंटीग्रेशन इस तरीके से किया जाता है कि पूरी सरफेस कवर हो, एक सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन किया जाता है। समझ गए बच्चों? तो जब इससे पूरा सरफेस पे इंटीग्रेट करोगे तो बताओ बेटा इसका सरफेस एरिया मिलेगा, और सरफेस एरिया क्या होगा बताओ जरा? ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अरे स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर ही होता है ना। चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और जरा नीचे ले जाओ, क्या आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और यही हमने फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए पहले भी लिखा था और फिर से वही लिखा है। ठीक है बच्चों, तो वो जो मैंने तरीका बताया था कि भाई उसको यूज कैसे करना है, वो ये तरीका था। आप लोग बच्चों, में टाइम दे रहा हूँ 2 से 3 मिनट का, अच्छे से पूरी बात लिखिएगा। जो जो लाइन मैंने बोली वो लो मैंने पहले भी बता दी थी, बट वापस बताइए, वो एक एक लाइन लिख लो, ठीक है? क्योंकि अगला प्रूफ और अच्छा होने वाला है। यथार्थ जोधा स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई? हम्म, अरे बताओगे क्या होता है? बताया नहीं तुमने। यार तो मैं बार बार स्फीयर बोल रहा हूँ, सुनो तो मेरी बात, सुन नहीं रहे, बस ये दिक्कत है। एक्चुअल में होता क्या, सुनना बहुत जरूरी है। लिखते तो बहुत कम ही हम लोग, तुम। ठीक है बच्चों, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। गॉसियन सरफेस बेटा वो इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है
जो हमें बनानी थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्फेरिकल ही क्यों बनाया उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि जब भी हमें ये इंटीग्रेशन करना होता है ना, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन हमें करना नहीं है कभी भी। सरफेस का सिलेक्शन हम इस तरीके से करेंगे कि ये इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाए बस। और यहाँ पे इसका फायदा क्या था, क्योंकि सबसे मुश्किल सबसे दिक्कत वाली चीज है थीटा, सबसे ज्यादा दुख यही देगा। इसमें ये इंटीग्रेशन केवल इसलिए आसान हुआ क्योंकि मैंने सरफेस का सिलेक्शन ऐसा किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 है। हमेशा क्या है बेटा? 0। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? नोट कर लो इसको। अरे जतिन अरोरा दादा, डीए जब इंटीग्रेट करोगे पूरे, क्या कहते हैं, स्फीयर पे, तो वो उसका सरफेस एरिया देगा। डीए का इंटीग्रेशन होगा एरिया और सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बेटा, समझ गया ना? ये तो लेफ्ट करके भाग गया यार। सवाल पूछा लेफ्ट हो गए क्या भाई तुम? जतिन अरोरा हो कि नहीं हो? अरे बेटा जतिन हो कि नहीं हो भाई? चले गए क्या? अगले सवाल का जवाब देने का मतलब ही नहीं है। बाकियों को समझ आ गया कि नहीं आगे बच्चों? कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। हटाऊं मैं फिर बच्चों इसको? इरेज करूं इसको यहाँ से, मतलब इरेज मतलब हटा दूं इसको? बेटा क्योंकि आर कांस्टेंट था। हाँ, ये चीज तुम पूछ सकते हो कि ई इसलिए कांस्टेंट है। देखो, ये देखो, ये चार्ज से ये आर दूरी पर है, और कोई भी तुम ये सरफेस ले रहे हो ना, ये सरफेस सब जगह से आर दूरी पर है। जब आर दूरी पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, अगर आर फिक्स है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू और आर पे डिपेंड करता है। तो क्यू तो बदल नहीं रहा है, आर भी कांस्टेंट है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ई कांस्टेंट है, इसलिए बाहर ले लिया। ठीक है बच्चे? हाँ, तुम लगा सकते हो कृष्णा। गौर बेटा, एक बात बताऊं तुमको, ये तो तुम पकी पकाई रोटी खा रहे हो इसलिए तुमने खींच के बोल दिया, लेकिन उससे पहले बड़ी लंबी कहानी सुनाई है मैंने कि ये गॉसियन सरफेस सिलेक्ट किया है, इस तरीके से सिलेक्ट किया है कि थीटा और ई कांस्टेंट रहे। समझ आ रहा है? इसलिए तुम बड़ी आसानी से कह दे रहे हो कि सीधे सीधे क्यों नहीं लिख दिया। पहले वो लेना तो पड़ेगा ना बच्चे, फिर तुम ये लिखोगे। समझ गए?
एक मिनट बेटा, एक एक करके सवाल पूछो तो मैं देता हूँ। हाँ इसको एक्चुअली, हाँ मैं उस दिन थोड़ा सा बताना भूल गया था। ये जो सिंबल होता है ना, ये एक्चुअली फ्लक्स जो लिखते हैं ना, ये लिखते हैं ऐसे। इसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं बस, और कुछ भी स्पेशल नहीं है बेटा। हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन या इंटीग्रल पढ़ते हैं, इसे सरफेस इंटीग्रल दैट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी है बस। और सरफेस इंटीग्रल का बस यही मतलब है कि उसे एक सरफेस के इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं कि सरफेस कवर हो जाता है। ठीक है बच्चे। मेघना व्यास, ठीक है बच्चे। आयुष दादीज, एक जनरल बात मैंने बोली है बेटा, ठीक है। ये एक जनरल बात है, इन्हीं दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मैक्सिमम। ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ा जाए भाई अब। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। यार माधव अरोरा, तुम भी वही एक ही सवाल को 10 बार क्यों पूछते हो भाई तुम लोग। अभी यही सवाल का जवाब तो मैं किसी को दे रहा था। तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि ई और ई कांस्टेंट ही है? ये तो मैंने गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन ऐसा किया तब जाकर के पता चला ना ई कांस्टेंट है। अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि ई कांस्टेंट है तो तुम भाई बिल्कुल लगा सकते हो। समझ गए? और यही सवाल का जवाब थोड़ी देर पहले मैंने दिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ई ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। बेटा जब तक मैं कुछ ना बोलूं ना, तब तक सारे चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है। सभी चार्ज कैसे चार्ज है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, जब भी यूनिफॉर्म नहीं होंगे तब मैं जरूर बोलूंगा। यहां पर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया, इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबा। ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी तुमको लैम्डा दे रखी है। क्या दे रखी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। और हमें इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पे। ये आर डिस्टेंस, ठीक है। याद है इसका आंसर भाई? क्यों भाई माधव अरोरा, बताओ तुम ही, इसका आंसर मैंने करवाया हुआ है क्लास में। क्या लिखवाया था याद करके बताओ जरा मेरे को। अरे यस नहीं करना है, वैल्यू बोली है अभिषेक बोहरा। लिख दो जरा जल्दी से। अरे जिससे बोला उसने लिखा नहीं यार। दक्ष अग्रवाल। हम्म। गलत सलत लिख दे तो है। याद है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या 2K लैम्डा बाई आर। याद नहीं है तुम लोग को? जिनसे मैंने पूछा उन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया मेरे को है? ढूंढ रहे होंगे पन्ना खोल के। माधव अरोरा तुम्हें याद नहीं, इसका मतलब मैं श्योरली कह सकता हूँ। पढ़ो बेटा, क्योंकि पूछा किसी से, जवाब मेरे को कई सारे लोगों ने दे दिया लेकिन माधव ने नहीं दिया। खैर छोड़ो, अभी तो फिलहाल हम इससे वापस प्रूफ करने जा रहे हैं। मैंने तुमसे क्या बोला था? सबसे पहले फील्ड लाइंस पता होनी चाहिए। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फील्ड लाइन मैंने बताया नहीं तुम्हें। देखो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती है ना, ऐसे होती है। ये तो बेटा यहां से देखने पे लग रही है, अगर मैं ऊपर से देखूंगा ना तो ये बेसिकली ऐसी है, देखो। मतलब मेरा ये कहना है कि ये केवल इधर और इधर नहीं जा रही है, ये चारों तरफ जा रही है। तो हम साइड से देख रहे हैं ना, साइड व्यू जिसे कहते हैं। अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ये लाइंस जो है चारों तरफ निकल रही होंगी, और पैरल मतलब इस तरीके से निकल रही होंगी चारों तरफ। क्या? ठीक है बच्चों, क्या ये जो मैंने बताने की कोशिश की है वो बात समझ आ गई है? ऐसा मैंने पहले कभी बताया नहीं है फील्ड लाइंस के बारे में, पहली बार ही बता रहा हूँ। बट इस तरीके की फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है बच्चे, अभी समझ आता है?
अभी समझ आता है बेटा यहाँ पे? और फील्ड लाइंस का नेचर पता चल गया, तो अब गॉसियन सरफेस बनाना है। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस होगा, ये होगा एक सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर जिसकी एक्सेस ये लाइन चार्ज होगी। एक इमेजिनरी सिलेंडर जिसे एक गॉसियन सरफेस कहते हैं ना, जो इसका गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिलेंडर होगा जो मैंने बनाया है अभी, एक गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है बेटा, वो गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर होगा बच्चे। और हमें पता है कि करना है क्या, हमें पता है कि हमें यही करना है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए कॉस थीटा चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये करना है। तो केवल जब भी ये जब बनाते हैं ना हम लोग, जब भी बनाते हैं तो हमें बस ये सॉरी गॉसियन सरफेस बनाते मतलब गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो बस एक बात का हमें ध्यान रखना होता है कि ये इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व होना चाहिए। और फिर से मैंने इस चीज का ध्यान रखा है, रीजन देखो क्या है। तुम अगर देखो तो इस लाइन से जो भी सिलेंडर की सरफेस होगी वो आर दूरी पर होगी, कांस्टेंट आर डिस्टेंस पे होगी। वो क्या होगा, कांस्टेंट आर डिस्टेंस पर होगा। तो कांस्टेंट आर डिस्टेंस पे होगा तो उसका बेनिफिट क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिख गई तुम्हें, कांस्टेंट, क्योंकि सरफेस के सारे पॉइंट्स कांस्टेंट डिस्टेंस पे। तो तुम्हारा ये निकालेंगे ई बाहर। थीटा के लिए देखो, ये डिफरेंशियल एरिया और ये डीए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर भी ले लो, ये लाइन ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड डीए, क्या दिखता है, ये कॉस जीरो होगा, वो भी इंटीग्रेशन से बाहर। और डीए चार्ज इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज के लिए देखो, मैं भी चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इसकी लंबाई एल है, इस सिलेंडर की लंबाई कितनी है बेटा, एल, तो चार्ज इनक्लोज याद है, इतना चार्ज अंदर होगा और ये लंबाई एल है, तो इतने पे चार्ज कितना होगा पता है तुमको, कितना होगा, लैम्डा एल, याद आया, कितना होगा चार्ज, लैम्डा एल। और जरा डीए देखो, हमें डीए ये सिलेंडर की पूरी सरफेस पे इंटीग्रेशन करना है, सिलेंडर की पूरी सरफेस पे इंटीग्रेशन करना है। तो अब ये बता दो, ये सिलेंडर है जिसका रेडियस है आर और लंबाई है एल, क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा, एल से एल कट गया, ई की वैल्यू आ जाएगी, और यही तो हमने पहले भी निकाला था, यही अभी भी निकाला है, पहले भी यही निकाला था और अभी भी यही निकाला है। एक बार वापस इस प्रूफ को बच्चों जरा अच्छे से देख लो, उम्मीद करता हूँ इस बार थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। गॉसियन सरफेस और ये सारी चीजें कैसे डील करनी है धीरे धीरे समझोगे बच्चों, इसको जरा तुम। तो मैंने भी बेटा वही लिखवाया है कि जब इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तभी ये काम करेगा। बेटा कर्ड सरफेस एरिया लेना है शिवेन माथुर, क्योंकि तुम फ्लक्स किससे निकाल रहे हो वो देखो। भावेशन तुम कहाँ पूछ रहे हो, हमने कहाँ इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से काट दिया भाई। अच्छा एल को एल से काट दिया, अरे एल इन्फिनिटी नहीं है भाई, एल फाइनाइट है। एल जो मैंने सिलेंडर मान लिया है वो फाइनाइट है भाई, है।
तुम क्या उसको भी लिए ले रहे हो क्या इनफाइनाइट? जो मैंने लेंथ लिया है वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट थोड़े लिया है। जो लाइन चार्ज है वो इनफाइनाइट है। जो सिलेंडर मैंने लिया है वो इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर लिया है भाई यहाँ पे। किसी हिस्से में कुछ पूछना हो तो भाई पूछ लेना तुम लोग। बेटा ये मैंने लिखा था, फिर मैंने कहा क्योंकि आर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, और ई और डीए के बीच का एंगल जीरो आएगा हमेशा। तो मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिया है डीए। और क्योंकि मैंने जो सिलेंडर बनाया था एल लंबाई का था, तो चार्ज इनक्लोज हो गया लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डीए का इंटीग्रेशन ये आएगा, मतलब सरफेस एरिया पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे ना, 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर एल। और फिर इसको इक्वेट